Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की कुछ की टर्म्स को। और वो की टर्म्स कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज एब्रोगेशन, देन है अप्रोप्रिएशन, अल्टरिटी, सिंक्रेटिज्म, डिकोलोनाइजेशन एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट की टर्म से, जो है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन, लेट्स रीड विद मी। एब्रोगेशन रेफर्स टू द rejection or refusal of the colonizer's language, culture or norms by the colonized people. It is an act of negating the imposed systems and asserting indigenous ways of knowing and being. ठीक है, अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं हम। एब्रोगेशन क्या है? एब्रोगेशन एक पोस्ट कॉलोनियल टर्म है। पोस्ट कॉलोनियल टर्म यानी कि पोस्ट कॉलोनियल का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे, उन सब ने मिलकर ये एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई राइटिंग के अंदर, जिसका नाम है एब्रोगेशन। अब एब्रोगेशन क्या है? एब्रोगेशन रेफर्स टू द रिजेक्शन और रिफ्यूज ऑफ द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज, कल्चर और नॉर्म्स बाय द कॉलोनाइज्ड पीपल। ठीक है, अब जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे ना, वो तो कॉलोनाइजर्स में से भी थे और कॉलोनाइज्ड यानी कि ऐसे लोग जो कॉलोनाइजर्स के एरिया से बिलोंग करते थे, और ऐसे लोग जो कॉलोनाइज्ड एरिया से भी बिलोंग करते थे, वो भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे। यानी कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड दोनों ने मिलकर लिखा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के ऊपर। अब इनका जो वर्क है, अब जो स्पेशली कॉलोनाइज्ड पीपल थे, वहाँ के एरिया के जो कॉलोनीज के रहने वाले जो थे ना राइटर्स, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने राइटिंग के अंदर एक चीज को जो खुद ही वो कहते हैं ना, अहद कर लेना कि भाई अब हम जो है ना, हम जो कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है, कल्चर है, नॉर्म्स, उनके एथिक्स, उनके मैनर्स, उनकी कोई भी चीज जो है ना, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम उनकी लैंग्वेज को, ये क्या है, रिजेक्शन और रिफ्यूल, बिल्कुल इनकार कर दिया था उन लोगों ने कि हम जो है कॉलोनाइजर्स के किसी भी चीज को, कस्टम्स, वैल्यूज, लैंग्वेज, किसी भी चीज को हम फॉलो नहीं करेंगे अपनी राइटिंग्स के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ निगेटिंग द इम्पोज्ड सिस्टम। इम्पोज्ड सिस्टम, ठीक है, तो जो कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड लोगों के ऊपर अपना सिस्टम इम्पोज्ड किया हुआ था ना, यानी कि उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिक्स, कल्चर, हर चीज के ऊपर वो डोमिनेंट थे। वो कह रहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर अपना एक सिस्टम इम्पोज किया हुआ था। अब हमने क्या करना है? इस चीज से, इस एक्ट को हमने क्या है, निगेट कर देना है, खत्म कर देना है, इनसे इनकार कर देना है हमने। फिर क्या है? एंड asserting indigenous ways of knowing and being। इंडिजीनियस वेज कौन से हैं? नेटिव तरीके, यानी कि कॉलोनियलिज्म से पहले लोग जिस तरह वहाँ के एरिया के रहने वाले लोग, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनका जो रहन सहन था, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके नॉर्म्स, वैल्यूज, एथिक्स, सारा कुछ, ये जो तौर तरीके हैं ना, वो सारे जो हैं हम दोबारा से उसको रिवाइव करेंगे। उस चीज़ पर ये जो टर्म है ना, ये जोर देती है। ठीक है, हम नीचे इसके एक एग्जाम्पल कोड किए हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। Ngugiwa Thiong'os, a Kenyan writer, chose to write in his native language Gyuku instead of English। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है कि वहाँ जो कीनियन राइटर है, ये कीनिया बेसिकली एक कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। तो कीनिया को भी किसी जमाने में कॉलोनी रहा है, ठीक है, यूरोपियंस की। तो वहाँ के जो ये राइटर है, इन्होंने क्या किया है? चूज टू राइट इन हिज नेटिव लैंग्वेज ग्यूक्यू कीनिया के साउथर्न एरिया में बोली जाने वाली एक डायलैक्टिक एक्सेंट है लैंग्वेज का। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में इन्होंने अपनी राइटिंग की इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज है ना, यूरोपियंस की, यूके की। फिर क्या है? दिस डिसीजन वाज अ फॉर्म ऑफ एब्रोगेशन, रिजेक्टिंग द कॉलोनियल लैंग्वेज। अब उन्होंने कॉलोनियल लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया है। टू रिवाइव एंड सेलिब्रेट हिज इंडिजीनियस कल्चर, उनका जो अपना नेटिव कल्चर था, उसको अब उन्होंने रिवाइव और सेलिब्रेट किया है फिर से। ठीक है, ये वो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं जो एब्रोगेशन टर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, हिज नॉवल किसका है? ये वाला राइटर, निगुगिवा थियोंगोस। हिज नॉवल
डेविल ऑन द क्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एफ वर्ड, ठीक है। अब हम फिर से इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एब्रोगेशन क्या है। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो कॉलोनाइज्ड एरिया के रहने वाले थे, उन्होंने जो टर्म है इंट्रोड्यूस करवाई, और इस टर्म के अंदर इन्होंने क्या कहा कि हम जो कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसका रिफ्यूज कर देंगे, उस चीज़ को निगेट कर देंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। ये इसका पर्पस था, ये एब्रोगेशन पोस्ट कॉलोनियल टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं appropriation. Okay, appropriation भी it's quite easy, difficult नहीं है। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो है, वो पढ़ते हैं, फिर हम इसकी नेक्स्ट जो फाइनल स्लाइड की तरफ जाएंगे। Let's read with me. Appropriation in post-colonial studies means taking something from another culture, usually the colonizers, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अप्रोप्रिएशन के अंदर, फिर से पढ़िए, अप्रोप्रिएशन इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज मींस टेकिंग समथिंग फ्रॉम अनदर कल्चर, यूजुअली द कॉलोनाइजर्स, यानी कि कॉलोनाइजर्स के कल्चर से आपने कोई चीज लेनी है, एंड यूजिंग इट इन अ न्यू वे विद इन योर ओन कल्चर, ठीक है। जो आपने चीज ली है ना कॉलोनाइजर्स के कल्चर से, कोई भी चीज, वो लैंग्वेज हो सकती है, वो ड्रेसिंग हो सकती है, वो फूड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज इसके अंदर आ सकती है। कॉलोनाइजर्स की किसी एक चीज को आपने लिया और उसको आपने अपने कल्चर के अंदर मर्ज करके क्या कह रहे हैं, एंड यूजिंग इट इन अ न्यू वे विद इन योर ओन कल्चर, अपने कल्चर को इसके अंदर ऐड करके और इसको एक नए तरीके से आपने यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस कैन चेंज और चैलेंज द ओरिजिनल मीनिंग। जब आप दूसरे कल्चर की किसी चीज को लेकर उसको अपने कल्चर के अंदर एक डिफरेंट वे से यूज करोगे, तो फिर ऑब्वियसली वो जो ओरिजिनल चीज है कॉलोनाइजर्स की, उसका तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, उसका सारा का सारा जो एक सेंस है वो भी चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, इट्स व्हेन पीपल फ्रॉम अ कॉलोनाइज्ड कल्चर, people from colonized culture take something from the colonizer's culture and give it their own twist or meaning। अब इसके अंदर क्या करते हैं, people from colonized culture, जो colonized culture के लोग हैं ना, take something from the colonizer's culture, colonizers के कल्चर से कोई चीज लेते हैं and give it to their own twist or meaning, उसको कोई अपना ट्विस्ट और नया मीनिंग देते हैं उस चीज को, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये एक जर्नल एग्जांपल है, फिर हम इसकी जो एक ऑफिशियल एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। इमेजिन अ colonized artist, एक colonized artist है, who takes an European painting। कॉलोनाइज्ड आर्टिस्ट वो अफ्रीकन भी हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका के भी बहुत से कंट्रीज को कॉलोनी बनाया गया, वो एशियन भी हो सकते हैं, क्योंकि एशिया के भी बहुत से लोगों को यहाँ के कंट्री को, सब कॉन्टिनेंट को जो है कॉलोनी बनाया गया, तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं ये कॉलोनाइज्ड हैं, ठीक है। अब ये कॉलोनाइज्ड आर्टिस्ट जो है who takes an European painting style, अब वो यूरोप के एक पेंटिंग स्टाइल को लेते हैं and uses it to depict local scenes and stories from their own culture। अब वो उनकी पेंटिंग को लेकर उसमें से क्या करते हैं, डिपिक्ट, अक्कासी करते हैं किस चीज की, लोकल सीन्स एंड स्टोरीज फ्रॉम देयर ओन कल्चर, ठीक है। बाय डूइंग दिस दे ब्लेंड द कॉलोनाइजर्स आर्टिस्टिक टेक्निक्स। जब वो इस तरह करते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं किसको, कॉलोनाइजर्स आर्टिस्टिक टेक्निक्स, यानी कि जो कॉलोनाइजर्स है ना यूरोपियन, उनकी आर्टिस्टिक टेक्निक्स को ब्लेंड करते हैं विद देयर ओन कल्चरल थीम्स, अपने कल्चरल थीम्स के साथ, ठीक है। क्रिएटिंग समथिंग न्यू दैट रिफ्लेक्ट्स देयर आइडेंटिटी, ठीक है। जब दोनों कल्चर को वो मिक्स करते हैं, दोनों की आर्टिस्टिक टेक्निक्स को ब्लेंड करते हैं, तो फिर क्रिएट समथिंग न्यू, और वो कुछ नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके एक वैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि जिस तरह हमने एब्रोगेशन के अंदर डिस्कस किया ना, कि एब्रोगेशन क्या है कि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने इस चीज से रिजेक्ट कर दिया हुआ है और रिफ्यूल कर दिया हुआ है कि भाई हम लोग कॉलोनाइजर्स की किसी भी कल्चर, लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे,
उनकी लैंग्वेज के अंदर हम अपना वर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम राइटिंग नहीं करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। अप्रोप्रिएशन के अंदर जो पोस्ट कोलोनियल राइटर्स हैं वो कहते हैं ठीक है भाई, हम आपकी लैंग्वेज को यूज करेंगे। हम जिस तरह ये कहा है ना कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल है वो कॉलोनाइजर से टेक समथिंग, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपकी लैंग्वेज ले लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को हम अपने तरीके से यूज करेंगे। जिस तरह एक स्टैंडर्ड इंग्लिश पैटर्न होता है ना, रूल्स और डिसिप्लिन होते हैं किसी भी एक लैंग्वेज के, वो कहते हैं हम इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से यूज नहीं करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, हम क्या करेंगे इसके अंदर अपने कल्चर का टच ऐड करेंगे। और इसकी एग्जांपल सिंपल अगर आपको बताऊं तो जैसा अगर जर्नली मैं एक एग्जांपल कोट करूं तो हम कहते हैं आई एम ईटिंग हलवा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि आई एम ईटिंग हलवा, आई एम ईटिंग तक ठीक है कि मैं एक इंग्लिश सेंटेंस बोल रही हूँ। अब हलवा की जो टर्म है ये हमारा कल्चर है, ठीक है। यूरोपियंस या इंग्लिश पीपल नहीं जानते कि हलवा क्या चीज़ है, और उनको जब भी ये चीज़ जब वो स्टडी करेंगे और उनको डिक्शनरी में जाके इस चीज़ को सर्च करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमारे राइटर्स ऐड करते हैं अपने वर्क के अंदर। अगर आप पाकिस्तानी लिटरेचर को पढ़ें तो बहुत सी चीज़ें इस तरह आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अप्रोप्रिएशन की जो सही वाली डेफिनेशन है, ठीक है। ये पहले हमने जो डिस्कस किया था ये जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रो था, ये जर्नल एग्जांपल मैंने एक कोड की थी, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स कल्चर and reinterpreting them within the context of the colonized culture। इस लाइन की समझ आई ना। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया है कि जो colonized लोग हैं ना, वो टेक समथिंग, कुछ लेते हैं किससे, colonizers के कल्चर से, और उसको ब्लेंड करके कुछ नई चीज क्रिएट करते हैं। तो ये वही चीज यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है। अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स कल्चर एंड रीइंटरप्रेटिंग उसको, ठीक है, रीइंटरप्रेटिंग करते हैं them within the context of the colonized culture। This process can challenge and subvert the dominant colonial narratives, ठीक है। डोमिनेंट क्लोनियल नैरेटिव्स क्या हैं, ये इन चीज को भी चैलेंज कर सकती है या फिर सबवर्ट मींस खत्म कर सकती है। जो डोमिनेंट क्लोनियल नैरेटिव्स हैं, यानी हमारे जो कॉलोनाइजर्स हैं ना, इन्होंने यूरोप में जब इंडिपेंडेंस हो चुकी तो वहाँ जाके हमारे अगेंस्ट कुछ नैरेटिव्स खड़े किए हुए थे कि भाई वहाँ जो हम ये कॉलोनाइज्ड लोग अच्छे नहीं थे, वो अनसिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। ये जो चीज़ें, इस तरह के नैरेटिव्स, जो डोमिनेंट नैरेटिव्स उन्होंने क्रिएट किए हुए थे हमारे खिलाफ वहाँ पे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से उन्होंने की हुई थी। तो ये जो प्रोसेस है ना अप्रोप्रिएशन का, इसके अंदर राइटर्स इंग्लिश लैंग्वेज को अपने कल्चर के साथ उसका टच दे के फिर इस तरह जो है राइटिंग करते हैं। तो क्या ये इस लाइन के अंदर कह रहे हैं कि दिस प्रोसेस कैन चैलेंज, ये चैलेंज कर सकता है, एंड सबवर्ट यानी कि खात्मा कर सकता है, तबाह कर सकता है या डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये इस वर्ड का मतलब होता है द डोमिनेंट कॉलोनियल नैरेटिव्स। अब इसकी जो सही वाली एग्जांपल है ये है वाइट सारगेसो सी बाय जीन रीज रीइंटरप्रेट्स द कैरेक्टर ऑफ बेर्था मेसन फ्रॉम चार्लोट ब्रॉन्टे's Jane Eyre। Rees provided Bertha, a Creole woman with her own backstory and voice, thus challenging the colonial and patriarchal portrayal of her in the original text। अब ये इसकी ये सही वाली एग्जांपल है अप्रोप्रिएशन की। इसके अंदर क्या है, ये जो नॉवल है वाइट सारगेसो सी एक नॉवल है, किसने लिखा है, बाय जीन रीस, ठीक है। अब ये नॉवल है, इस नॉवल के अंदर इसने क्या किया है, री इंटरप्रेट्स, ठीक है, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। अब इसने री इंटरप्रेट किया है द कैरेक्टर ऑफ बेर्था मेसन। बेर्था मेसन एक कैरेक्टर है फ्रॉम चार्लोट ब्रॉन्टे's जेन एयर। चार्लोट ब्रॉन्टे का ये नॉवल है जेन एयर, इसका जो प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर है बेर्था मेसन, एक फीमेल का कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को उसने री इंटरप्रेट किया है, जीन रीस ने री इंटरप्रेट किया है अपने नॉवल वाइट सारगेसो सी के अंदर। और फिर वो इसको इंटरप्रेट करके क्या करता है, ये थर्ड लाइन पे देखें, रीस प्रोवाइड्स द बेर्था a Creole woman with her own backstory and voice, thus challenging the colonial and patriarchal portrayal of her in the original text। ठीक है, अब इसकी समझ आई होगी आपको, ठीक है। अभी पहले हमने स्लाइड के अंदर जस्ट ये
जर्नल एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, और ये इसकी ऑफिशियल जो इस अप्रोप्रिएशन की टर्म को लेकर अगर किसी ने काम किया तो ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब है अल्टरिटी। अल्टरिटी हमारी इस वीडियो की थर्ड पोस्टकोनियल टर्म है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्टरिटी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस। हमेशा जब भी अल्टरिटी का आपके सामने वर्ड जो आए, आपने हमेशा इसको यही समझना है कि क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस। कोई भी क्वेश्चन आपको ड्यूरिंग लेक्चर या कहीं भी किसी भी जगह कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है तो मतलब व्हाट इज अल्टरिटी, तो आपने जस्ट उनको बताना है ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस क्या है, डिस्क्राइबिंग हाउ कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनियल पावर्स कौन है, यूरोपियंस। ठीक है, जो लोग जिन्होंने दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज्ड किया हुआ है, ये है कॉलोनियल पावर्स। इन्होंने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्टिंग द आइडेंटिटीज ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल एज फंडामेंटली डिफरेंट एंड इंफीरियर। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ अदरिंग जस्टिफाइड डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर से पढ़ते हैं, अल्टरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस। डिस्क्राइब क्या करती है, कॉलोनियल पावर्स कंस्ट्रक्टेड द आइडेंटिटीज। या कॉलोनियल पावर्स कौन है, यूरोपियंस। यूरोपियंस यहाँ आए, अफ्रीका को अपनी कॉलोनीज, वहाँ के कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया, एशिया में आए, यहाँ सब कॉन्टिनेंट को अपना कॉलोनी बनाया। जब ये लोग वापस गए तो वहां पे जाके इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों की जो डिपिक्शन की, जो रिप्रेजेंटेशन की, ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, अदरनेस हैं, दुनिया की कोई अलग ही मखलूक है, हम लोग इंसान, हमें इंसान ही नहीं कंसीडर करते थे वो लोग, वो क्या कहते थे, ये डिफरेंट है, ये कोई अलहदा से ही लोग हैं। ठीक है, इंफीरियर ये, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्या है, इंफीरियर, कमतर हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हमारी की गई है, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, मैनर्सलेस हैं, हमारे अंदर एथिक्स नहीं है, ये चीज, इस तरह के नैरेटिव्स। अभी हमने लास्ट जो स्लाइड के अंदर जो अप्रोप्रिएशन पढ़ रहे थे उसके अंदर भी ये चीज डिस्कस की कि वो समझते थे कि हम इस तरह की हैं, बड़े इंफीरियर से। ठीक है, और इस तरह की हमारी रिप्रेजेंटेशन और इस तरह के बड़े बड़े कॉलोनियल जो नैरेटिव्स हैं वो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने कंस्ट्रक्ट की है। वो खुद ही उन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टेड द आइडेंटिटीज ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। कॉलोनाइज्ड पीपल की आइडेंटिटी को खुद ही उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है। जिस तरह वो प्रेजुडाइज नहीं होता कि जब आप किसी को जाने बगैर ही उनके बारे में खुद ही से ही वो एज्यूम कर लेते हो कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग हमारे बारे में जानते भी थे, यहाँ पर इतना अरसा रह कर भी गए। ठीक है, अफ्रीकन के बारे में भी इन लोगों ने इतना यही चीज यूज करते थे कि ये लोग, दुनिया जो है ना सारी अनसिविलाइज्ड है, और इन सबको सिविलाइज्ड करने का जो ठेका लिया हुआ है ना वो सारा इन्होंने लिया हुआ है कॉलोनाइजर्स ने। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड भी एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, और इवन इनका ये जो वर्क है ओरिएंटलिज्म, ये आपके सिलेबस में ऐड भी है, तो इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये एग्जांपल देखते हैं अल्टरिटी की। Edward says Orientalism explores how Western literature and scholarship created stereotyped images of the Orient, the East, as exotic, backward, and inferior. एडवर्ड सेड का वर्क है ओरिएंटलिज्म। इस ओरिएंटलिज्म के अंदर एडवर्ड सेड एक्सप्लोर करते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं, वो बताते हैं कि हाउ वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न यानी कि मगरबी यूरोपियन एरियाज की तरफ जो लिटरेचर या अमेरिका की तरफ जो लिटरेचर या फिर स्कॉलरशिप है, क्रिएटेड स्टीरियोटाइप एंड इमेजेस, कि उन्होंने किस तरह की स्टीरियोटाइप इमेजेस क्रिएट की हुई हैं ऑफ द ओरिएंट, द ईस्ट। अब ईस्ट कौन है, ओरिएंट कौन है। एडवर्ड सईद अपने इस वर्क ओरिएंटलिज्म के अंदर ना द ईस्ट, मशरिक की तरफ रहने वाले जो लोग हैं ना, जो हम यानी इसके अंदर एशियंस आ जाते हैं या फिर अफ्रीकन आ जाते हैं जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, द ईस्ट का वर्ड, ठीक है, तो वो अपने वर्क के अंदर ओरिएंट का वर्ड यूज करते हैं। ओरिएंट का मतलब है द ईस्ट, यानी ईस्ट के रहने वाले लोग। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एज एक्सोटिक, बैकवर्ड एंड इंफीरियर, कि ये लोग बड़े बैकवर्ड हैं, बड़े इंफीरियर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इनको तमीज नहीं है, बड़े बदतमीज हैं। मतलब इस तरह के नैरेटिव्स बड़े बड़े हमारे खिलाफ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं
हमारे खिलाफ, ठीक है। तो ये एडवर्ड सईद अपनी बुक के अंदर ये डिस्कस करते हैं। अभी हम इसको डिटेल में एडवर्ड सईद का जब इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे एक है राइटर इन रुडयार्ड किपलिंग्स द मैन हु वुड बी किंग। The native characters are depicted as primitive and in need of British rule, exemplifying alterity. Okay, तो ये जो राइटर है ना रुडयार्ड किपलिंग्स, इनके वर्क्स के अंदर भी आपको जो है ये पोस्ट कॉलोनियल टर्म अल्टरिटी के एस्पेक्ट्स मिलेंगे। तो ये थी अल्टरिटी। अल्टरिटी के बारे में जब भी डिस्कस किया जाए आपने हमेशा याद रखना है कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस, यानी कि वो लोग हमें अदरनेस समझते हैं, अदर मखलूक ही समझते हैं। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं अल्टरिटी, जिस तरह ये ब्लैक पीपल, ठीक है, और ये ब्राउन पीपल, सॉरी ये ब्लैक जो ब्लेसिंग में है, ये पावर में है, कॉलोनाइजर्स हैं और ये कॉलोनाइज्ड है। और किस तरह ये हैंड का साइन आप देख सकते हैं कि वो किस तरह रोक रहे हैं, और ये चीज साइन करती है सुपीरियरिटी को, और ये पिक्चर साइन करती है इंफीरियरिटी को। तो आपको होपफुली इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म इज द ब्लेंडिंग, क्या है जी ये, ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिसेस टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड सिस्टम। सिंक्रेटिज्म के अंदर क्या होता है, ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड सिस्टम। इन पोस्ट कॉलोनियल context, it often refers to the merging of indigenous traditions with those imposed by colonizers, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर सिंक्रेटिज्म को डिस्कस करें ना तो ये क्या है, इट ऑफन रेफर्स टू द मर्जिंग ऑफ इंडिजीनियस ट्रेडिशन। इंडिजीनियस ट्रेडिशंस क्या होती है कि एक एरिया के रहने वाले लोग, उनका जो अपना नेटिव कल्चर है, उनकी जो रवायात हैं, ठीक है, जो कॉलोनियलिज्म से पहले वो लोग जो भी उनका रहन सहन और सारा कुछ जो उनकी ट्रेडिशंस, एथिक्स, मैनर्स, रिलीजन, कल्चर, सारा कुछ जो है उसका क्या है, विद दोज इम्पोज्ड बाय कॉलोनाइजर्स। अब कॉलोनाइजर्स की तरफ से उनके ऊपर जो ये सारा सिस्टम इम्पोज किया गया है, जो यानी कॉलोनाइजर्स के आने से उनकी लैंग्वेज चेंज हुई, उनका कल्चर चेंज हुआ, ये सारी चीजें जो जबरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज हुई है ना, अब इसका मर्जिंग है, यानी कि इंडिजीनियस ट्रेडिशंस और ऐसा कल्चर जो इम्पोज्ड बाय कॉलोनाइजर्स, इनका मर्ज होके एक नई चीज आना, एक हाइब्रिड सिस्टम आना, उसको हम कहते हैं सिंक्रेटिज्म। फिर से पढ़ते हैं, सिंक्रेटिज्म इज अ ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस। डिफरेंट कल्चर क्या है कि जिस तरह एक तो कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलोनाइज्ड लोग जो हैं, अब कॉलोनाइजर वहां पे आए हैं तो वो भी अपना कल्चर लेके आए हैं। जब इन दोनों का कल्चर मिक्स हो जाएगा या इनके रिलीजन्स मिक्स हो जाएंगे, इनकी सोशल प्रैक्टिसेस जो है ये आपस में ब्लेंड कर जाएंगी, तो फिर क्या होगा, ये सब मिलकर क्या होगा, टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड सिस्टम एक मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है उर्दू, यहाँ पे मैंने मेंशन किया उर्दू लैंग्वेज की। अगर हम बात करें तो उर्दू लैंग्वेज भी तो एक हाइब्रिड सिस्टम की इवज ही हमारे पास आई है ना। उर्दू तो कोई ओरिजिनल लैंग्वेज थी ही नहीं। उर्दू लैंग्वेज मुगल ईरा का जब टाइम पीरियड चल रहा था सब कॉन्टिनेंट में, तब बहुत से मैंने आपको बताया था ना कि एक मेट्रोपॉलिटन कंट्री या एरिया कंसीडर किया जाता था उस टाइम पीरियड में, बहुत वेल्थी और रिच एरिया था ये वाली सारी लैंड जो थी। तो हर कोई यहाँ ट्रेडिंग के लिए आता था, बड़े बड़े मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे। तो वो फिर जब अरबिक लोग आ रहे हैं, इंग्लिश पीपल आ रहे हैं और अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, एशिया के लोग हैं, यहाँ पे सबकी लैंग्वेजेस मिक्स होके तो फिर क्या हुआ कि एक नई लैंग्वेज हमारे पास आ गई जिसको अब हम कहते हैं उर्दू, ठीक है। तो ये थी इस तरह कल्चर का मिक्स हो जाना या रिलीजन्स का मिक्स हो जाना। ये वाली एग्जांपल यहाँ नीचे मेंशन किया, शीट इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इन लैटिन अमेरिका, अब लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं भाई, हमने तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सुना हुआ है, लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज आती हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर कुछ कंट्रीज हैं जिनको कॉलोनी बनाया, किन्होंने कॉलोनी बनाया था कि ये जो लोग थे ना स्पेन और पुर्तगाल के रहने वाले, इन्होंने लैटिन अमेरिका को कॉलोनी बनाया था। अब लैटिन अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका के कंट्रीज आते हैं, मैक्सिको आता है, उसके अलावा ये स्पेनिश और पुर्तगीज लैंग्वेज बोलने वाले कुछ इस तरह मतलब कंट्रीज ऐड होके एक लैटिन अमेरिका बनता है। Syncretism is evident in religions like Sanche and Candomblé.
अब ये दो नए रिलीजन जो हैं ये आ गए हैं मार्केट में, यानी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। Syncretism is evident in religions like Santeria and Candomblé, which combine elements of Catholicism, Yoruba spirituality and indigenous belief. Indigenous belief क्या, कि वहाँ के जो रहने वाले, जो colonized एरिया के रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके अपने कुछ beliefs होते हैं। कुछ लोग बड़े superstitious होते हैं कि जिस तरह वो नहीं है कि काली बिल्ली रास्ता काट गई और मतलब आप कुछ बुरा हो जाएगा तो आपको अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत से बिलीफ्स होते हैं लोगों के। इस तरह कुछ जैसे कि कैथोलिसिज्म, योरुबा स्पिरिचुअलिटी, इंडिजिनियस बिलीफ, इन सारों चीजों को, इन सबको मिक्स करके तो फिर ये क्या आया है जी, जब ये ब्लेंडिंग हो गई है इन सब चीजों की, तो फिर सिंक्रेटिज्म के इवज ये दो नए रिलीजन जो हैं अब आए हैं। कौन कौन से? सेंटेरिया और कैंडोबल, ये दो रिलीजन्स अब इसके नतीजे में आए हैं। These hybrid religions, ये हाइब्रिड रिलीजन्स अब आ गए हैं ना, कौन कौन से? सेंटेरिया एंड कैंडोबल। और किसके नतीजे में आया है कि ये तीन चार, ये जो लोगों के इंडिजीनियस बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, कैथोलिसिज्म और योरुबा, इन तीन चारों चीजों को मिक्स करके ब्लेंडिंग हो गए तो फिर ये दो रिलीजन्स हमारे पास आए हैं, हाइब्रिड रिलीजन्स, ठीक है। शो हाउ कॉलोनाइज्ड पीपल्स अडैप्टेड and transformed imposed religions into unique cultural expressions, ठीक है। तो जब ये colonized people ये अडाप्ट करते हैं या फिर इनका जो भी इनके ऊपर imposed religions होते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से फिर इनके पास क्या आता है जी भाई, एक यूनिक कल्चरल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो ये था हमारा सिंक्रेटिज्म। नेक्स्ट लास्ट लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसको डिस्कस करते हैं डिक्लोनाइजेशन। डिक्लोनाइजेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली कोई भी पूछे डिक्लोनाइजेशन क्या है, यू कैन से इट्स एन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक। अब इसको रीड करते हैं। डिक्लोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अनडूइंग द लेगेसी ऑफ colonialism। अनडूइंग का वर्ड आपको बता देती हूँ। अनडूइंग होता है कि किसी चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, किसी चीज को रियून कर देना या फिर रिवर्स हो जाना, किसी चीज का रिवर्स करना। ये तीन मीनिंग मैंने बताए हैं किसी चीज का, या तो रिवर्स होना या डिस्ट्रॉय, रियून मतलब किसी चीज को खत्म कर देना। फिर से पढ़ते हैं। डिक्लोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अनडूइंग द लेगेसी ऑफ colonialism। अब आपने क्या करना है, डिक्लोनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि colonialism की जो लेगेसी है इसको अनडूइंग कर देना है, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्लोनाइजेशन। इन्वॉल्विंग बोथ द फिजिकल विड्रॉल ऑफ colonial powers and the dismantling of colonial ideologies and structures, ठीक है। आपने क्या करना है इसके अंदर, या तो होता है फिजिकल विड्रॉल कि जिस्मानी तौर पर आपने इस चीज का खात्मा कर देना है। डिटैच, विड्रॉल का मतलब किसी चीज से डिटैच हो जाना, अलहदा हो जाना है आपने, किससे? colonial पावर्स से अलहदा हो जाना है आपने, ठीक है। colonial पावर्स कौन है? यूरोपियंस, यानी कि उनका पीछा छोड़ देना है। उसके बाद क्या है? एंड द डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग क्या मतलब होता है? किसी चीज को आपने खत्म कर देना, उससे अलहदा हो जाना। डिसमेंटलिंग ऑफ colonial आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रक्चर्स। जो colonial पावर्स है ना, उन्होंने जो आइडियोलॉजीज और जो स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ है आप लोगों के ऊपर, जो सिस्टम इम्पोज किया हुआ है, उस चीज को आपने खत्म करना है। इट एम्स टू रिस्टोर autonomy and address the socio-economic impacts of colonial rule। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? एटोनमी यानी कि अपनी जो इंडिपेंडेंस जो colonialism से पहले थी आप लोगों को, उसको दोबारा से आपने रीस्टोर करना है। एंड एड्रेस द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ colonial rule। और ये बताना होता है कि colonial rule के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक असरात आपके ऊपर आए हैं उसको किस तरह से दूर करना है। ये डिक्लोनाइजेशन का प्रोसेस आपको ये सारी चीजें बताता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1947 का टाइम पीरियड है, ठीक है। लेड बाय फिगर्स लाइक महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू, ये दो लोग जो हैं ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, इसके लीडिंग फिगर्स हैं ये लोग। अब ये महात्मा गांधी क्या करती हैं? सो टू एंड ब्रिटिश colonial रूल। इन्होंने कोशिश की है कि हम जो ब्रिटिश colonial रूल है ना, इसको किसी हद तक खत्म कर दें। कैसे? थ्रू नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। एक तो वायलेंट रेसिस्टेंस होती है जिसमें एक जंग वाला सिस्टम हो जाता है, किसी के फिजिकल आपको होना और
बिल्कुल एक वायलेंट हो जाना। वो वायलेंट होने का मतलब आप किसी भी तरीके से वायलेंट हो सकते हो, आप गालम क्लोज करो या फिजिकल अब्यूज करो, इसमें वो चीज़ आ सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट प्रोड्यूस किया है। मतलब किसी से कोई झगड़ा या कोई ऐसा वैसा उन्होंने सीन क्रिएट नहीं किया, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट प्रोड्यूस की है एंड एफर्ट्स टू रिवाइव इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज लाइक स्पिनिंग खड्डी, हैंड वूवन क्लॉथ। तो क्या किया उन्होंने, रिवाइव किया है इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। उनकी जो थी इंडिजीनियस इंडस्ट्री कौन सी थी, स्पिनिंग खड्डी। ये पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये गांधी साहब और ये जो कपड़ा हैंड वूवन क्लॉथ बनाने वाली ये जो खड्डी थी, इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये 1947 का टाइम पीरियड था, इससे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी ना, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, मशीनरी आ गई है, उसके ऊपर काम चल रहे हैं। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तब महात्मा गांधी ने कहा नहीं भाई, हम लोग जो है ब्रिटिश रूल, जो कॉलोनियल रूल है, इसका बाइकआउट करेंगे और हम हमारी जो नेटिव जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, हम इसको फॉलो करेंगे और ये वाला जो सिस्टम है मार्केट में हम लेकर आएंगे। तो वो क्या था, स्पिनिंग खड्डी हैंड वूवन क्लॉथ, ठीक है। तो ये कुछ उसकी एग्जाम्पल है और बहुत सी चीजें उन्होंने मतलब चेंज की, और ये जस्ट अभी एक एग्जाम्पल यहाँ कोड किया। फिर क्या हुआ था, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस achieved in 1947 marked a significant step in decolonization। तो डिकोलोनाइजेशन क्या हुआ कि लोगों ने क्या फिजिकल विड्रॉल किया है, डिसमेंटलिंग कॉलोनियल आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रक्चर्स, और फिर अपनी ऑटोनॉमी को रिस्टोर किया है। तो ये डिकोलोनाइजेशन के अंदर ही आता है ना। तो इसके इवज आप लोगों को क्या हुआ, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अचीव की है आपने 1947 के अंदर। तो ये है हमारा डिकोलोनाइजेशन। लास्ट हम अपने पोस्ट कॉलोनियल टर्म को डिस्कस करते हैं, दैट वन इज सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट की टर्म जब आप सुनते हो तो इसके बहुत से लिटरल मीनिंग्स अगर आप देखें ना, तो इसके सब्जेक्ट के बहुत से लिटरल मीनिंग्स हैं। समटाइम आप क्लासरूम में होते हैं तो कोई आपसे पूछता है, अच्छा फलां सब्जेक्ट आपको कौन सा टीचर टीच कर रहे हैं, और आपके पास ये बुक या ये सब्जेक्ट है या नहीं, इस तरह आपसे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर सब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम। In post-colonial studies, subject refers to the individual or collective identities shaped by colonial power relations। आपकी जो आइडेंटिटीज है ना, किसी एक फर्द की या सब की, ठीक है, जो colonized है, वो शेप्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कौन, colonial power relations, ठीक है, जो colonizers हैं। It involves analyzing how colonial discourse constructs identities and how these identities are negotiated, resisted and redefined, ठीक है। फिर से हम इसको पढ़ते हैं या सिंपली आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। ये एक ऐसी टर्म है जो जिसके अंदर कॉलोनाइजर्स जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी आइडेंटिटीज को खुद ही शेप देते हैं। कॉलोनाइजर, जिस तरह आप चलें इसको, ये जो बॉक्स में ना इसको पढ़ते हैं, फिर मैं एक नॉवल की एग्जांपल कोट करती हूँ, तो आई थिंक उसमें समझना इजी हो जाएगा। दिस इंक्लूड हाउ द कॉलोनाइजर्स व्यू एंड डिस्क्राइब द कॉलोनाइज्ड पीपल, ठीक है। दिस इंक्लूड हाउ द कॉलोनाइजर्स व्यू एंड डिस्क्राइब द कॉलोनाइज्ड पीपल। अब ये जो कॉलोनाइजर्स है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोगों को किस तरह से देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एंड हाउ द कॉलोनाइज्ड पीपल डील विद एंड रिस्पोंड टू दीज व्यूज। अब जो कॉलोनाइज्ड पीपल है, वो ये जो नैरेटिव्स हैं, जो आइडेंटिटीज है ना आपकी, जो कॉलोनाइजर्स ने कंस्ट्रक्ट की हैं, जो आपको शेप करके दी हैं, अब कॉलोनाइज्ड पीपल उनसे कैसे डील करते हैं और उनको रिस्पोंड करते हैं, ये सारे जो व्यूज उन्होंने आपके अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी एक चिनुआ एचबी, नाइजीरियन राइटर, जिनका नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट। उसका जो प्रोटैगनिस्ट है अकोंको, अकोंको अगर आप देखें तो वो सोसाइटी का एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर और एक रिनाउंड पर्सन है अपनी सोसाइटी का। उसकी बड़ी पहचान है, बड़ा काबिल और नोबल पर्सन है वहाँ का। लेकिन वो अपने बारे में ये सोचता है, ठीक है, उसकी ये आइडेंटिटी है। लेकिन अब वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स जाते हैं और जाके
उसके जो एरिया होता है वहाँ के कल्चर को चेंज कर देते हैं, वहाँ के रिलीजन को चेंज करना शुरू कर देते हैं, वहाँ का जो सिस्टम होता है, कल्चर होते हैं, हर चीज को वो चेंज कर देते हैं। और इसी तरीके से उसकी आइडेंटिटी जो है कंको की वो चेंज हो जाती है, और कंको इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि बाहर से आने वाले लोग हम पर रूल करें और हमारे ही लोगों पर तशद्दुद करें, हमारे ही लोगों को, कल्चर को, हर चीज को चेंज करें, हमारी आइडेंटिटीज को खत्म कर दें। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो एंड पे क्या होता है कि वो खुद सुसाइड कर लेता है। तो ये इस चीज के अंदर आपको सब्जेक्ट के अंदर बताया जाता है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो आपकी आइडेंटिटीज को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर इसके अगेंस्ट आप लोग किस तरह अपना जो है अपनी आइडेंटिटीज को निगोशिएट मतलब किस चीज को डील करना, आप कैसे इसको डील करते हैं, या फिर आप रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप इस जो उन्होंने आपकी आइडेंटिटीज जो क्रिएट किए ना उनको किस तरह आप रीडिफाइन करते हो। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे है फ्रेंच फैनन। फ्रेंच फैनन भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, इनका वर्क भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इनका वर्क है, examines how colonialism affects the identity and psyche of colonized individuals। ठीक है, colonialism के अंदर लोगों की आइडेंटिटी के ऊपर बहुत, उनकी साइकी के ऊपर जो है ये इफेक्ट करता है of colonized individuals। Fanon discusses the internal conflict experienced by black people in colonized societies। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करता है जो ब्लैक पीपल ने colonized सोसाइटीज के अंदर एक्सपीरियंस की होती है। Who grapple with imposed colonial identities and their indigenous identities। grapple मीन कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किस में, एक imposed colonial identities जो कॉलोनाइजर्स ने उनके ऊपर उनकी आइडेंटिटीज को इम्पोज किया है कि ये उनको शेप दी है उनकी आइडेंटिटीज की, और एक वो अपनी ही आइडेंटिटीज के साथ इन दोनों की कश्मकश में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और इतनी चीज़ों को वो जो है बियर कर रही हैं। ठीक है, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच में बेचारे फंस के रह गए हैं, तो ये चीज़ सब्जेक्ट के अंदर होती है। और ये थी हमारी लास्ट पोस्ट कॉलोनियल टर्म। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, हर एक पॉइंट की अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इलेबोरेट कर सकूं। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक शेयर प्लीज जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।